आज बेटा जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्वांटम संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं। ठीक है, क्वांटम संख्याएं किसके बारे में जानकारी देती हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो अभी हमने इसके पहले परमाणु की संरचना पढ़ी थी और उस संरचना में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों ओर क्या होती है बेटा, कक्षाएं इस तरह की, है ना, जिन्हें हम बोलते हैं कक्ष या ऑर्बिट। अब ये जो बेटा कक्ष होते हैं इनके ये भी बटे होते हैं काय में, उपकक्ष में, उपकक्ष में बटे होते हैं ये। जैसे हमने कहा n बराबर, ये कक्ष को दर्शाता था, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष, ये किसको दर्शाता था, कक्ष को। अब ये कक्ष को दर्शाता था और इसके क्या होते थे, उपकक्ष। उपकक्ष कौन से होते हैं, जैसे हमने कहा पहले वाले में केवल S होगा, दूसरे वाले में S भी होगा और P भी होगा, तीसरे वाले में S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा, चौथे वाले में S, P, D और F। ये जो आप देख रहे हैं ये इसके क्या है, उपकक्ष। क्लियर। और इनके अंदर होते हैं, या इन्हीं को आप बोल सकते हो, कुछ उपकक्ष को आप क्या बोल सकते हो, कक्षक। अब ये जो कक्षक होते हैं, जैसे P है तो P कितने भागों में बटा होगा सर, 3 भागों में। PX, PY, PZ, ये 3 प्रकार के इसके क्या हो गए, P के कक्षक। मतलब P एक सबसेल है, उपकक्षक है, एक उपकक्ष है, और उसके कक्षक कितने हैं, 3 हैं, PX, PY और PZ। इसी तरह अगर हम बात D की करें तो इसके होते हैं 5। इसी प्रकार अगर बात F की करें तो इसके होते हैं 7 कक्षक। क्लियर। इन्हीं में क्या भरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करते हैं क्वांटम संख्या किस चीज को निर्धारित करती है। तो अगर हम बात करें बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां है और एक इलेक्ट्रॉन यहां है, तो इसकी दूरी देखो कम है और इसकी दूरी ज्यादा है। मतलब अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे पास 2 मान हैं, n बराबर 1 और n बराबर 4, तो किस मान द्वारा इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम दूरी का पता चल रहा है, तो आप कहोगे n बराबर 4, क्योंकि जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की दूरी को कौन दर्शा रहा, n। n एक प्रकार की क्या है, पहली चीज। क्लियर। एक प्रकार की क्या है, क्वांटम संख्या। अब बात करें ये इलेक्ट्रॉन कहां स्थित है, किस जगह पे स्थित है, S उपकक्ष में। ये P में भी हो सकता है, S में भी हो सकता है, 3S, 3P, 3D कहीं भी हो सकता है। फिर उस D के अंदर भी ये पर्टिकुलर कौन से अक्ष पर स्थित है इलेक्ट्रॉन, X अक्ष पे है, Y अक्ष पे है या Z अक्ष पे है। मतलब इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन या सही स्थिति को भी कौन दर्शाता है, क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या क्या दर्शाती हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कितनी ऊर्जा होगी, किस स्थिति में या कहां पर ये उपस्थित होंगे,
इनकी नाभिक से कितनी दूरी होगी। आ गया समझ में। इन सभी को दर्शाने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं बेटा, क्वांटम संख्या। तो आज हम सबसे पहले एक एक करके क्वांटम संख्याओं को पढ़ेंगे। क्वांटम संख्याओं में सबसे पहली जो क्वांटम संख्या होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। और ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है बेटा, इस मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा हम नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं और इसके द्वारा हम इसे दर्शाते किससे हैं, n से। इसको n से दर्शाते हैं। जैसे हम कहें n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, तो n बराबर 4, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये नाभिक है तो इस नाभिक से इलेक्ट्रॉन या तो पहली कक्षा में, मतलब n बराबर 1 में हो सकता है, या 2 में, या 3 में, या 4 में। और इनको हम कुछ और भी संकेत से दर्शाते हैं। जैसे हमने कहा k, l, m और n। जैसे हमने कहा k तो आप समझ जाओगे n बराबर 1 की बात चल रही, l तो 2 की बात चल रही, m तो 3 की, और k तो 1, l तो 2, m तो 3 और n तो 4। आ गया समझ में। ऐसी OP QR ST ये बढ़ते जाएंगे। आ गया समझ में। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या। और ये दर्शाती है नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी को, बीच की दूरी को। क्लियर। ये चीज सबको समझ में आ गई अच्छे से। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को प्रदर्शित करेगी। अब बात करते हैं हम दूसरी क्वांटम संख्या की। दूसरी क्वांटम संख्या क्या है बेटा, तो दूसरी क्वांटम संख्या को बोलते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या। ये जो बेटा द्विगंशीय क्वांटम संख्या है, जिसको हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है बेटा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दर्शाता है कि किसी भी एक कक्ष में कितने उसके उपकक्ष होंगे। एक कक्ष में कितने उसके उपकक्ष होंगे। जैसे हमने कहा ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं हैं। आपने कह दिया सर ये पहली कक्षा है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी। अब ये पहली कक्षा में भी कितने उपकक्ष होंगे, दूसरे में कितने उपकक्ष होंगे, तीसरे में कितने और चौथे में कितने। इसको दर्शाने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। और इसका मान n से निकालते हैं हम। द्विगंशीय क्वांटम संख्या का अगर मान कैलकुलेट करना है तो किससे निकालेंगे, n से। और n बराबर जो भी मान होगा, आ गया समझ में, n बराबर जो भी मान होगा उसके लिए इस क्वांटम संख्या को पहले दर्शाते किससे हैं, स्मॉल l से। तो हम कह सकते हैं n के अधिकतम या n के मान के लिए, n के मान के लिए l का मान l बराबर 0 से n-1 तक होता है। कितने तक होता है बेटा, n-1 तक। जैसे हमने कहा n बराबर 1 है, तो आप कह दोगे l बराबर क्या होगा, तो आप कह दोगे सर 0 से n-1 तक, मतलब n का मान कितना, 1। तो हम फिर से 1 रख देंगे, 1-1 तक। क्लियर। तो क्या आ गया, l बराबर 0 से 0 तक, मतलब l बराबर 0। तो जब n का मान 1 होता है, जब n का मान 1 होता है बेटा, तो हमेशा l का मान कितना आएगा, 0। अब अगर हम बात करते हैं n बराबर 2 हो, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर दिख रहा है आपको क्या करना है। यहां पर क्या आएगा, 2, यहां कितना आएगा, 1, यहां कितना आएगा, 1। बिल्कुल क्लियर दिख रहा। तो n बराबर अगर 2 है तो l का मान 0-1 हो जाएगा, कॉमा 1। क्लियर। इसी प्रकार बेटा अगर n का मान 3 है तो हम यहां 2 की जगह 3 रख देंगे और यहां आ जाएगा 2 और ये मान 2 तक जाएगा। क्लियर। 0 से 2 तक, 0, 1, 2। आ गया समझ में। तो अगर n बराबर 3 है तो l का मान होगा 0, 1, 2। क्लियर। अब ऐसे अगर n का मान 4 है तो सर हम समझ गए 1 आगे तक जाएगा, मतलब 0 से लेके 3 तक। मतलब हमेशा इससे एक मान कम होगा, किसका, l का। n से हमेशा एक मान कम होगा और 0 से इसको प्रारंभ करेंगे, इस संख्या को। अगर हमने कहा n बराबर 5, 0, 1, 2, 3, 4। n बराबर 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
5 तक आ गया समझ में, 6 है तो 5 तक, क्लियर। ये क्वांटम संख्या भी हमें सर समझ में आ गई, द्विघांसीय क्वांटम संख्या हमें समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं कि ये मान कुछ दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? हमेशा 0 मान s को शो करेगा, s कक्षक को, क्लियर। इसी तरह 0 और 1 है तो एक 0 s को करेगा और एक p को शो करेगा। इसी तरह इसमें s p और जो 2 है वो d को शो करेगा। ऐसे ही 3 वाला किसको शो करता है बेटा? f को। तो अगर l का मान 3 है तो समझो f कक्षक की बात चल रही, l का मान 2 है मतलब d कक्षक की बात चल रही, l का मान 1 है मतलब p कक्षक की बात चल रही, और l का मान 0 है मतलब s कक्षक की बात चल रही। अगर हम आपसे कहें s कक्षक के लिए l का मान कितना होता है तो आपको सीधा बताना है 0। अगर हमने कहा l का मान f कक्षक के लिए कितना होता है तो आप सीधा कहेंगे 3। अगर हम कहें d कक्षक के लिए आप सीधा कहोगे l का मान 2 होता है, क्लियर। ये चीज सबको अच्छे से समझ में आ गई, ठीक। 2 क्वांटम संख्याओं के बाद अब हम पहुंचते हैं अपनी तीसरी क्वांटम संख्या पे। तीसरी क्वांटम संख्या क्या है सर? तीसरी क्वांटम संख्या को हम बोलते हैं बेटा चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये जो आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या है बेटा, इसे हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। और ये m क्या शो करता है? m ये शो करता है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या है, ये बताती है कि किसी भी कक्षक के अंदर, किसी भी कक्षक के अंदर उसके कितने उपकक्षक होंगे। किसी भी कक्षक के अंदर मतलब ऑर्बिटल के अंदर कितने सब ऑर्बिटल होंगे। जैसे हमने कहा p ऑर्बिटल तो आप कह दोगे उसके अंदर 3 उपकक्षक होते हैं, 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। तो ये निकालते कैसे हैं? मुख्य क्वांटम संख्या किसको दर्शाती है? उपकक्षकों की संख्या को प्रदर्शित करती है, जिसे m से प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या को। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा इसका वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा बेटा? m का। तो m का वैल्यू डिपेंड करेगा l पर। और l को किससे निकाला था आपने? सर l को निकाला था हमने n से, क्लियर। l को किससे निकाला था? n से। तो यहां पर अगर अपन बात करें कि अगर l बराबर 0 है तब कैसे? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है सर? अगर आपको m का मान कैलकुलेट करना है तो m का मान l के मान पर निर्भर करता है यदि और यह मान और यदि L का मान L के मान के लिए M का मान L के मान पर निर्भर करता है। यदि L M का मान किस पर निर्भर कर रहा बेटा? L के मान पर निर्भर कर रहा। L के लिए M का मान -L से +L तक होता है, क्लियर। कहां तक होता है? -L से +L तक। जैसे हमने कहा बेटा L बराबर 0 तो M बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि 0 के लिए ना तो माइनस ना प्लस, कोई नंबर तो होना चाहिए तभी तो माइनस से प्लस तक जाओगे। जैसे हमने कहा L बराबर 1 तो आप कह दोगे M बराबर 3 मान होंगे, अब -1 0 +1। ऐसे ही हमने कहा L बराबर 2 तो अब आप समझ गए M के मान कितने होंगे? 5, क्लियर। इसी तरह अगर हमने कहा L बराबर 3 तो आप समझ गए M का मान कितना होगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, क्लियर। अब हमें पता था, आपने यहां लिखा था सर कि अगर L बराबर 0 है माने S कक्षक, L बराबर 1 है मतलब P कक्षक, L बराबर 2 है मतलब D कक्षक, और L बराबर 3 है मतलब F कक्षक। मतलब S कक्षक अकेला होगा हमेशा, उसके लिए M का मान क्या चलेगा? 0। लेकिन अगर P कक्षक की बात करें तो उसके लिए देखो 3 मान निकल के आए, क्रमशः PX, PY और PZ के लिए मान होंगे। अगर हम कहें L का मान 1 है लेकिन M का मान 0 है तो कौन सा कक्षक होगा? तो आप तुरंत कह दोगे सर PZ, सॉरी PY, क्लियर। इसी तरह अगर हम आपसे कहें L का मान तो 1 है लेकिन M का मान -1 है तो आप कह दोगे सर PX।
अगर L का मान 1 है और M का मान +1/2 है तो आप तुरंत कह दोगे सर ये PZ को शो करेगा। क्लियर? ये चीज सबको समझ में आ गई। इसी तरह अगर डी कक्षक की बात करें, डी कक्षक कितने होते हैं बेटा? 5 तरह के, DXY, DYZ, DXZ, DX², Y² और DZ²। क्लियर? कितने हैं? 5। मान कौन कौन से हैं सबके? सबको पता। -2 मतलब ये, -1 मतलब ये, 0 मतलब ये, और ये और ये। क्लियर? आ गया समझ में कौन किस कक्षक को दर्शा रहा? ये कौन सी क्वांटम संख्या दर्शाती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्लियर? अब ये एक कक्षक हमेशा एक डब्बे को दर्शाएगा। जैसे हमने कहा m बराबर 0 मतलब s कक्षक की बात चल रही, तो यहां एक डब्बा बना दिया आपने। इस डब्बे को हम बोलते हैं कक्षक, उपकक्षक। क्या है ये? कक्षक या उपकक्षक। s में एक ही होता है, उसी को कक्षक बोल सकते हैं, उसी को उपकक्षक बोल सकते हैं। लेकिन जब बात p की आती है तो इसमें 3 डब्बे बनेंगे ऐसे। मतलब इसके कक्षक के, p कक्षक के 3 क्या बनाया आपने? उपकक्षक बनाए, px, py और pz, जिनमें क्या भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं बेटा, इन कक्षकों में। ऐसे इसमें कितने बनेंगे? 5। इसमें नीचे वाले में कितने बनेंगे? 7। क्लियर? आ गई ये चीज समझ में? समझ गए? ठीक। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वांटम संख्या, जिसको हम बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। और इस क्वांटम संख्या को बेटा S से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? S से। क्लियर? किससे दर्शाते हैं इसको? S से। अब ये क्वांटम संख्या क्या दर्शाती है? ये बताती है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की बेटा, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 2 तरीके से घूमते हैं। कैसे कैसे सर? एक घूमता है घड़ी की दिशा में और एक घूमता है घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में। लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी पूरा चक्कर नहीं लगाता है, केवल आधा चक्कर लगाता है। आधे चक्कर से मतलब है अगर ये इस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा तो वही इलेक्ट्रॉन कुछ समय बाद इस दिशा में घूमेगा। मतलब अगर वो आधा +½ घूम रहा है तो आधा -½ घूमेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 प्रकार के चक्रण दर्शाता है, +½ और -½ इस तरह उसका पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। आ गया ये चीज समझ में अच्छे से? क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 तरीके से चक्रण करता है, +½ और -½ अब एक कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, एक कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स में दोनों का चक्रण सेम नहीं हो सकता। मतलब मान लें कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन +½ चक्कर लगा रहा है तो दूसरा वाला 101% -½ चक्कर लगाएगा, उसका उल्टा। क्लियर? +½ -½ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे आधे चक्कर को? सर ये तो पूरा तीर बन गया, मतलब पूरा चक्रण दर्शा रहा, इसको आधा कर देंगे हम। ये इसको दर्शाते हैं हाफ एरो से, अर्ध तीर से। क्लियर? ऐसे इसको कैसे दर्शाएंगे? इसको भी अर्ध तीर से दर्शाएंगे, लेकिन इसकी दिशा विपरीत होगी सर। तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को हम 2 तीरों द्वारा, 2 अर्ध तीरों द्वारा दर्शाते हैं। आधे +½ को कैसे दर्शाएंगे, दूसरे +½ को कैसे दर्शाएंगे, आपको बता दिया। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जब कक्षकों में भरते हैं तो ऐसे ही भरे जाते हैं, अर्ध तीर द्वारा। क्लियर? अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? S कक्षक की। सबसे पहले अगर हम बात S कक्षक की करें तो S कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2, जिसमें से ऊपर वाला इस तरह से घूमेगा और नीचे वाला इस तरह से। इसी तरह अगर P में देखें तो P में हमारे पास 3 कक्षक होते हैं सर, 3 उपकक्षक होते हैं। तो सभी में इलेक्ट्रॉन्स जब जाएंगे तो सभी में इलेक्ट्रॉन्स एक से नहीं भरे जाएंगे, पहले भरे जाएगा आधा, फिर आधा, फिर आधा, लेकिन चक्रण सबका सेम होगा। मतलब सभी कक्षकों में पहले समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। क्लियर? इसी तरह डी में भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे।
अब ये चक्रण का आपको तरीका आना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आप 11th से 12th में जाओगे, तो 12th में जब जाओगे आप तो बहुत सारी चीजें आपको पहले से आनी चाहिए। जैसे हमने कहा कि आपके पास P5 है, P में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब P कक्षक में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको भरोगे कैसे? भरने का तरीका 11th से सीख के आए हम। सर सबसे पहले P को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और पहले चक्रण ये होगा, उसके बाद चक्रण ये होगा, ये भर गए 5 तक। अब अगर हम कहेंगे नहीं नहीं उसमें 6 थे, तो आप कहोगे ये भी फुल हो जाएगा। लेकिन चक्रण का तरीका, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका हमें पहले से ही आना चाहिए, क्योंकि हम 11th में पढ़ा है। क्लियर? अगर हम कहते हैं आपसे P3 है, तो आप कह दोगे सर तीनों का चक्रण सेम होगा। सर ये चक्रण कुछ दर्शाता होगा। चक्रण ये दर्शाता है कि अगर सभी का चक्रण सेम है, मतलब ऊपर की तरफ सभी का चक्रण है, आ गया समझ में, तो ये कोई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा। और अगर इनका चक्रण मतलब विपरीत दिशा वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें व्यवस्थित हैं, मतलब एक प्लस हाफ है दूसरा माइनस हाफ है, तो इसके चुंबकत्व को समाप्त कर देता है और इसमें चुंबकीय आघूर्ण शून्य निकल के आएगा। मतलब किसी भी तत्व का चुंबकीय आघूर्ण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस तत्व का उतना ही ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण होगा, मतलब उसमें चुंबकत्व होगा, मतलब वो चुंबकीय गुण दर्शाएगा, किसी को आकर्षित करने का गुण दर्शाएगा। अगर हम बात लोहे की करें, आयरन की करें, तो आयरन के 3D कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आयरन के 3D कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको पहले ही से ही पता है, 11th में हम पढ़ चुके, सर डी कक्षक मतलब 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब सब में पहले एक एक, उसके बाद यहां से जोड़ा। गौर से देखें तो इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेंगे मतलब इसमें चुंबकत्व आ जाएगा। चुंबकत्व आ जाएगा मतलब इसमें चुंबक से आकर्षित होने की क्षमता आ जाएगी। और हम सब जानते हैं लोहा आसानी से चुंबक से चिपक जाता है। अभी तक हम रट रहे थे क्यों चिपक जाता है, आज पता चला। इसलिए चिपक जाता है क्योंकि इसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? चारों क्वांटम संख्याओं में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको दिक्कत हो तो आप पुनः वीडियो देख सकते हैं। क्लियर? हम डाल देंगे उस पर यूट्यूब पर। अब हम बात करते हैं, मान लें कि कोई क्वांटम संख्या हमें दे रहा, वो कह रहा है n बराबर 0, तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालो, l का, m का और s का। तो 0 के लिए सभी मान 0 हो जाएंगे। l का मान भी 0 होगा, m का मान भी 0 होगा, लेकिन 0 मतलब n बराबर 0, l बराबर 0। 0 किसको दर्शाता था? s कक्षक को। तो आप कह दोगे s कक्षक मतलब ये, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आप कहोगे 2 प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो जो s का मान निकल के आएगा बेटा वो आएगा प्लस हाफ और माइनस। क्लियर? ठीक। अगर हम कहें ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग तरीके से मान निकालो, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए अलग मान निकालो, इस इलेक्ट्रॉन के लिए अलग। इसके लिए तो निकल गया सर ये मान देखो, पहला वाला प्लस हाफ ऊपर। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम मान निकालने के लिए कहें तो आप कहोगे यही मान सेम आएंगे, लेकिन नीचे वाला मान चेंज हो जाएगा। n बराबर 1, सॉरी बेटा, n बराबर 1 तब ये मान होंगे, यहां पर n बराबर 1 तो ये मान होंगे, लेकिन s का मान चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है चक्रण विपरीत है इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए ये तीनों मान सेम होंगे, चौथा मान भिन्न होगा। क्लियर? तो किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान हो सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते चारों क्वांटम संख्याओं के मान। अगर 3 मान समान भी हैं तो सर चौथा मान अवश्य भिन्न होगा, क्योंकि एक का प्लस होता है और दूसरे का माइनस, तो चौथा समान नहीं हो सकता। क्लियर? अब हम कभी कभी बात करते हैं, वो डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे। वो क्या पूछता है? वो पूछता है सर 3D5 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं। तो आप कहोगे इसके लिए हमें मान निकालना पहले से ही आता है सर। कैसे आता है? तो आप कह दोगे सर 3D5 के लिए मान निकालना है, तो ये जो मान सबसे आगे लिखा जाता है इट इज n, ये n को प्रदर्शित करेगा, ये d वाला l को प्रदर्शित करेगा, ये s को प्रदर्शित करेगा। m नहीं दिख रहा इसमें हमें कहीं, m कहीं नहीं दिख रहा।
m कहीं नहीं दिख रहा तो m का मान हम इसकी सहायता से निकाल लेते हैं, हमें पता है m का मान l पर निर्भर करता है। तो अगर m नहीं भी दिख रहा तो भी निकाल लेंगे हम, क्योंकि l तो दिख रहा। तो अगर हम बात करें इनके लिए चारों क्वांटम संख्या है तो आप कह दोगे n बराबर 3, ये दिख रहा साफ। इसके बाद आपको पता है l का मान कैसे निकालते सर, l का मान आप बता चुके, l बराबर 0 है तो s कक्षक होगा, l बराबर 1 है तो p कक्षक होगा, l बराबर 2 है तो d, और l बराबर 3 है तो f कक्षक होगा। क्लियर? तो हमें पता है सर यहां पर d कक्षक है, मतलब l का मान 2 होगा। इसके बाद अगर हम बात करें m की तो आप कह दोगे सर इसका मान तो इस पर निर्भर करता है, जब 2 है तो माइनस से चलेंगे प्लस तक, -2, -1, 0, +1 और +2, ये होगा सर 5 मान। क्लियर? ये 5 मान होंगे सर टोटल। s का मान कैसे निकालेंगे, हमें पता है सभी कक्षकों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, इन सभी में 2 से ज्यादा नहीं जाते, एक कक्षक में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते। ये 5 कक्षक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, ऊपर दिख रहा 5 हैं, कितने जाएंगे, पांचों में एक एक जाएगा, मतलब क्लियर? कोई दिक्कत आ गया समझ में? मतलब सभी मान +½ होंगे। क्लियर? क्वांटम संख्याएं आपको अच्छे से आ गई, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। जैसे हमने कहा बेटा 3D7, फिर से लिखिए 3D7 या कोई भी ले लो जो आपको लेना है, 4p3, और 4p3 के लिए वो ये कह रहा अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या निकालनी है, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या या क्वांटम संख्या ज्ञात करो। तो आप कहोगे अंतिम इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल ले रहे, 4p में 3 है, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो आप कह दोगे सर n तो 4 ही होगा, l बराबर 1 ही होगा जो p को शो करेगा। इसके बाद m का मान होगा सर -1, 0, +1, यहाँ तक तो ये सेम चलेगा, लेकिन जब बात अंतिम इलेक्ट्रॉन्स की आएगी तो यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन्स कौन सा है उसके लिए मान निकालना है। तो हमें पता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें उपस्थित हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए भी मान +½ ही आएगा। लेकिन अगर बात चौथे इलेक्ट्रॉन्स की आ जाती तो देखो ये विपरीत हो जाता, और विपरीत हो जाता तो ये इसका मान अब प्लस में ना आके -½ हो जाता। क्लियर? दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन आ गया आपके उसमें पेपर में, वो कह रहा Na11, इसके लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन्स के लिए मान निकालना है या अंतिम कक्षक के लिए मान निकालना है। चेंज कर दिया उसने लैंग्वेज, कक्षक के लिए पूछ रहा, अंतिम कक्षक के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 1s में, उसके बाद किस में जाता है, 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में। सर ये क्या है, अभी पढ़ेंगे, आप वो नियम पढ़ेंगे, ये समझ में आ जाएगा। आप वो नियम के अंतर्गत 1s, सबसे पहले हमें पता है s कक्षक में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते सर, p में 6 से ज़्यादा नहीं जा सकते, d में 10 से ज़्यादा नहीं जा सकते, f में 14 से ज़्यादा नहीं जा सकते। अगर आप भूल भी जाएं एग्जाम में तो आपको पता है कि +4 करना है, याद। गौर से देखें तो पहले वाले में 2 हैं, 4 जोड़ोगे, फिर 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 4 जोड़ोगे, आपको पता है आगे आने वाले कक्षकों में कितने कितने जोड़ेंगे। क्लियर? तो यहां पर अगर अपन बात करें 1s में 2 जाएंगे, 2s में 2 जाएंगे, 2p में 6 जाएंगे। क्लियर? 4 और 2 6, इसमें 2 जाएंगे। लेकिन अपने पास 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर तो लास्ट वाले में केवल 1 ही जाएगा। 2 2 4 6 4 10 2 1 11। अब इसके लिए आपको चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालने के लिए कह रहा था, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बनाओगे तो मान कहां से निकाल लोगे, पहले क्या बनाना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आप निकाल सकते हो सर n का मान 3, सर l का मान 0, क्योंकि s कक्षक है तो m का मान भी 0 हो जाएगा सर, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 इलेक्ट्रॉन से तो चक्रण ऊपर की ओर होगा +½
दैट्स ऑल। हमें नहीं लगता क्वांटम संख्या में किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, सबको अच्छे से आ गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगला आपका है अफवाहु नियम। अब हम पढ़ने जा रहे बेटा अफवाहु का नियम। किसी को आहवो भी बोलते हैं बेटा, आहवो, कभी कभी ऐसे लिखा मिल जाता है, आहवो का नियम। अब हम बात करते हैं अगर अफवाहु नियम की, तो अफवाहु एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बेटा क्रमिक रचना। क्रमिक रचना का मतलब क्या होता है? क्रमिक माने क्रम से है। जैसे अपन लाइन लगाते हैं, स्कूल में लाइन लगाते हैं बेटा, कैसे लगाते हैं? छोटा बच्चा पहले खड़ा होगा, फिर बड़ा बच्चा उसके पीछे, फिर उससे बड़ा बच्चा उसके पीछे, फिर उससे बड़ा बच्चा उसके पीछे। जब लाइन लगती है बढ़ते क्रम में लगाओ। तो इसी तरह क्रमिक रचना का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करेंगे, उसके बाद उससे अधिक वाले में, उसके बाद उससे अधिक वाले में। इसको बोलते हैं क्रमिक रचना। जो क्रम बना उसको बोलते हैं हम क्रमिक रचना। तो आज हम बात करते हैं आप वो नियम की। क्या बताया इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं किसी भी परमाणु के कक्षकों में। किसी भी परमाणु के कक्षकों में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करते हैं या किस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसको दर्शाया आहवो ने अपने नियम से। इन्होंने बताया क्या कि कम ऊर्जा वाले कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करेगा। अब सर ये कैसे निकालते हैं कि किसकी ऊर्जा कम है किसकी ऊर्जा ज्यादा है? तो जस्ट अभी टॉपिक पढ़ा अपन ने n+l, n और l, इसको n+l रूल भी कहते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी कक्षक की ऊर्जा की गणना कर लेते हैं कि उस कक्षक में कितनी ऊर्जा है और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा या नहीं। कैसे? तो n+l रूल जो आपका है इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बेटा। 2 तरीके से इसको देखा जाता है n+l रूल को। जैसे मान लें हमने कहा आपके पास 1s कक्षक है और हमने कहा आपके पास 2s कक्षक है। इसी तरह हमने आपसे कहा आपके पास 2s कक्षक है और हमने कहा आपके पास 2p कक्षक है। तो इनके लिए n+l का मान कितना कितना होगा? तो जस्ट अभी क्वांटम संख्या पढ़ के निपटे तो आप कह दोगे n का मान तो 1 है, इसके लिए n का मान 2 है, इसके लिए भी n का मान 2 है, इसके लिए भी n का मान 2 है। सामने ही दिखता है, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी कि जैसे मान लो लिखा है 2p6 पढ़ा था, तो n का मान कौन सा होता था? ये किसका मान होता था? l का। ये किसका मान होता था? s का। m का किससे निकालते थे? l से। यही चलता था, बिल्कुल पढ़ा हुआ नियम है। तो सर खटाक से लिख दो इसमें 1 2 2 2। ये सब किसके मान लिख दिए आपने? n के। अब बात आती है l पे। आपको पता है सर l बराबर 0 हो तो s कक्षक होता है, 1 के लिए p कक्षक होता है, 2 के लिए d और 3 के लिए f कक्षक। तो यहां अगर आप बात करें s की तो आपको पता है वो दिख रहा, s के लिए 0, s के लिए 0, s के लिए 0, p के लिए 1। क्लियर? तो अगर इनको जोड़ोगे तो s के लिए मान कितना आया? n+l क्वांटम नंबर से निकाले मान तुमने। इसीलिए इस रूल को क्या बोलते हैं? n+l नियम। क्या दर्शा रहा? वो ये दर्शा रहा कि इसके लिए मान 1 आया, इसके लिए मान 2 आया।
तो भैया जिसके लिए n प्लस एल का मान कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिसके लिए n प्लस एल का मान ज्यादा होगा उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो पहले कौन सा कक्षक भरा जाएगा? 1s। उसके बाद किसको भरोगे? 2s। 2s को पहले नहीं भर सकते क्योंकि इसके n प्लस एल का मान 2 है और 1s के लिए n प्लस एल का मान 1 है। क्लियर? ऐसे यहां पर गौर देखें तो ये 2 है, ये 3 है, तो आपको समझ गए कौन से कक्षक में पहले जाएगा, किस कक्षक में बाद में जाएगा। क्लियर? एक तो ये है। दूसरी तरफ आते हैं, कभी कभी देखने को मिलता है कि दोनों कक्षकों के लिए मान सेम आ जाता है। जैसे हमने कहा 4s के लिए और 3d के लिए, तो हमने लिखा पहले 3d और फिर लिखा 4s और हमने कहा इनके लिए n प्लस एल के मान निकालो। तो हम ना निकालें, आप ही निकालें, तो आपको पता है। चलो जल्दी बताओ, इसके लिए n का मान, इसके लिए n का मान, इसके लिए d का मान, d का मान कितना होता? 2। इसके लिए s का मान कितना होता? 0। टोटल कितना आएगा? 5। टोटल कितना आएगा? 4। जल्दी बताओ कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स पहले प्रवेश करेगा? तो आप कह दोगे 4 वाले में पहले प्रवेश करेगा सर और 5 वाले में बाद में, मतलब 4s पहले भरा जाएगा और 3d बाद में। ओके, n प्लस एल रूल क्लियर? आ गया समझ में? अच्छे से आ गया सभी को? नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर ये कक्षकों को हम बनाते कैसे हैं, क्रम से। ऐसे क्या मान निकालते रहेंगे? नहीं, मान नहीं निकालना है। इसको बनाने का तरीका है, जैसे हम सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं बेटा, तो नंबर लिख लेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। क्लियर? इसके बाद हम एक एक कम कर देंगे और जो नंबर लिखेंगे वो लिखेंगे 2 से, बिल्कुल ठीक सामने। जितना गैपिंग यहां देना है उतना ही गैप यहां देना है, तो क्रम से जब लिखोगे तो सही बनेगा। जैसे हमने लिखा 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। देखो नीचे का एक छोड़ दिया, ऊपर का एक छोड़ दिया, फिर एक एक फिर छोड़ेंगे, फिर यहां से लिखेंगे 3 4 5 6। क्लियर? इसके बाद फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? एक एक फिर छोड़ देंगे 4 5। ठीक आ गया सर, ये तो बिल्कुल सिंपल है। एक एक छोड़ते जाना है, नंबर लिखते जाना है, इसमें इतना ध्यान देने वाली बात ही नहीं है। समझ गए कि नहीं? अब क्या है, ये सब एस हैं, सर ये सब पी हैं, सर ये सब डी हैं, और सर ये एफ है। खत्म काम। इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे सर? विकर्ण खींचना है, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे जैसे हम खींच रहे हैं वैसे ही खींचना है। पहले में 1 1 देखो, फिर देखो 2 2, बिल्कुल सही सर, फिर देखो 3 3, देखो 3 3, फिर सर 4 4, देखो क्लियर 4 4। ओके सर, यहां से एंटर करेंगे, यहां निकलेंगे। कैसे जाते हैं? ऐसे। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेगा, उसके बाद 2s के बाद फिर आप वो रूल्स खत्म, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आ गया। सबसे पहले हमने किसको भरा था? 1s को। उसके बाद किसके लिए? सोडियम का बना रहे थे जब हम, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में जा रहा था? उसके बाद बस 3s तक तो खत्म ही हो गए थे, और आगे होते तो फिर ओके। क्लियर? अगर हम आपसे कहें Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं, तो आप कहोगे Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो सबसे पहले 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद सर 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 3d में नहीं जाएगा सर, पहले 4s में और फिर 3d में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। भरना स्टार्ट कर रहे हैं 2 और 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18 और 2 20 और 6 26, 3d में 6। और आपने बनाए भी थे, जब डी कक्षक बनाया था हमने कहा था इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो हमने भरा था 1 2 3 4 5 और 1 6, और हमने बोला था ये सबसे ज्यादा चुंबकीय होगा, बोला था। क्लियर? आपका वो नियम खत्म, क्वांटम संख्याएं खत्म, बाकी 2 आपके छोटे छोटे से रूल्स हैं
वो आप पढ़ लेंगे। आ गया समझ में? और टेस्ट संडे को होगा। क्लियर?